बिल गेट्स को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको केंट इवांस के बारे में पता है? क्या आपको पता है कि केंट इवांस कौन थे? बिल गेट्स की सक्सेस में लक का क्या रोल था? क्या ये चीजें आप जानते हो? पैसों के मामले में बेटर डिसीजंस कैसे लिए जाए? हम जिन्हें फॉलो करते हैं, जिनकी कॉपी करना चाहते हैं, क्या उनकी कॉपी करें या ना करें? क्या लक और रिस्क हमारी फाइनेंशियल सक्सेस में कोई रोल प्ले करता है? तो ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आप सीखते हो सेल्फ इंप्रूवमेंट, हैबिट बिल्डिंग और बुक समरीज के बारे में, जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सके। सो आज को ये जो वीडियो है, ये बेस है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस बुक का चैप्टर 2 जो है लक एंड रिस्क, इसके ऊपर। सो इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, लक और रिस्क का रोल क्या है ये भी सीखोगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इस बुक के जो ऑथर है, उन्होंने कहा है कि लक और रिस्क एक सिबलिंग की तरह है, भाई भाई की तरह है। अब यहाँ पे मैं रिस्क वर्ड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो रिस्क यानी बैड लक, आप इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। सो जब भी मैं रिस्क वर्ड का यूज करूंगा तो समझ लेना कि बैड लक को मैं पॉइंट कर रहा हूँ। सो ये जो पूरा वीडियो है ना, ये बेस है एक सेंटेंस के ऊपर, या फिर मैं कह सकता हूँ पूरा चैप्टर बेस है एक सेंटेंस के ऊपर, वो है नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। अब इसको मैं आगे चल के बताऊंगा ये क्या है, तो इसलिए कह रहा हूँ एंड तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं बिल गेट्स की स्टोरी के साथ। बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई लेक साइड नाम के एक स्कूल में की, जो कि सिएटल नाम के एक सिटी में थी। अब लेक साइड एकमात्र ऐसा स्कूल था जहाँ पे कंप्यूटर प्रेजेंट था। उनके पास इतना पैसा था कि वो कंप्यूटर खरीद सके। जब बिल गेट्स 8th ग्रेड में थे, तब उन्होंने कंप्यूटर को एक्सेस किया, और जब वो 13 साल के थे, तब वो अपने क्लासमेट से मिले, पॉल एलन। अब पॉल एलन को आप सब जानते होंगे, पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे, तो आपको ये नाम पता ही होगा। अब जो लेक साइड स्कूल था, उसके करिकुलम में नहीं था कंप्यूटर को सिखाना, या फिर कंप्यूटर का जो भी सब्जेक्ट था उसके करिकुलम में नहीं था। तो बिल गेट्स और पॉल एलन क्या करते थे, जब वीकेंड्स होता था, लेट नाइट को स्टडी करके कंप्यूटर को सीखते थे, और बहुत जल्द वो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बन गए। एक दिन पॉल एलन ने फॉर्च्यून 500 की जो मैगजीन है वो बिल गेट्स को दिखाई। बिल गेट्स ने उनसे पूछा कि कैसा लगता होगा फॉर्च्यून 500 कंपनी को रन करना। पॉल एलन ने कहा, मुझे नहीं पता। बिल गेट्स ने उस वक्त कहा था कि एक दिन हमारी भी एक कंप्यूटर की कंपनी होगी, और आज आप सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा वर्क करती है। अब एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, इस चैप्टर को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है। देखो 1968 में 303 मिलियन स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्कूल के एज के थे। अब उसमें से 18 मिलियन स्टूडेंट ऐसे थे जो कि यूनाइटेड स्टेट में रहते थे। अब उसमें से भी 2,70,000 ऐसे थे जो कि वॉशिंगटन में रहते थे, और इस 2,70,000 में से 1 लाख ऐसे थे जो कि सिएटल में रहते थे। सिएटल एक सिटी है जहाँ पे लेक साइड स्कूल था, और उन 1 लाख में से 300 बच्चे ऐसे थे, 300 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने लेक साइड स्कूल को अटेंड किया था। अब देखो, हमने शुरू किया था 303 मिलियन से, और अब हम पहुंचे 300 के ऊपर। सो अगर कैलकुलेशन देखे जाए तो 1 in a million, यानी कि मिलियंस में से एक स्टूडेंट ऐसा था जिसके पास कंप्यूटर का एक्सेस था। यानी कि जब वो लेक साइड में गया, लेक साइड स्कूल में गया, तो उसे वो कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया, और बिल गेट्स उनमें से एक थे, उन 300 स्टूडेंट्स में से एक थे। तो बिल गेट्स बहुत बार ये कहते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता, क्योंकि वहीं पर उन्होंने कंप्यूटर का एक्सेस किया, और अगर कंप्यूटर को एक्सेस ही नहीं करते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट आज बनता ही नहीं। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल गेट्स हार्ड वर्किंग है, उनके पास विजन है, स्मार्ट है, लेकिन उनके पास थोड़ा सा लक भी था। अब उनके सिनात में लक यानी लेक साइड स्कूल को अटेंड करना जहाँ पे कंप्यूटर है, और इसे हम लक कह सकते हैं। अब जैसे बिल गेट्स ने लक को एक्सपीरियंस किया, केंट इवांस ने लक के भाई को एक्सपीरियंस किया, यानी कि रिस्क को एक्सपीरियंस किया। पॉल एलन और बिल गेट्स को हम सभी जानते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से, लेकिन केंट इवांस ये भी एक शख्स था जो कि उनके साथ रहता था। केंट इवान और बिल गेट्स बेस्ट फ्रेंड्स थे। केंट इवान जो थे वो भी बिल गेट्स की तरह और पॉल एलन की तरह एक्सपर्ट और स्किल थे कंप्यूटर्स में। एक दिन क्या होता है कि लेक साइड जो स्कूल है, उन्हें मैन्युअली स्केड्यूल बनाने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई भी क्लास एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, बिल गेट्स और केंट इवांस को टास्क देते हैं कि तुम्हें एक प्रोग्राम बिल्ड करना है जो कि इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ सके। तो वो दोनों एक प्रोग्राम बनाते हैं और वो काम कर जाता है। तो आप समझ सकते हैं केंट इवांस भी बिल्कुल पॉल एलन और बिल गेट्स की तरह स्किल्ड थे। केंट इवांस भी बिल गेट्स की तरह बिजनेस माइंडेड थे, एम्बिशियस थे। वो हमेशा बिल गेट्स के कहते थे कि यार 5-6 साल बाद हम क्या करेंगे, क्या हम फाउंडर होंगे, क्या हम CEO होंगे, हम कौन से बिजनेस करेंगे, ऐसी सारी बातें वो बिल गेट्स के साथ करते रहते थे।
बिल गेट्स भी कहते थे कि केंट इवांस भी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर्स में से एक हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले ही केंट इवांस की माउंटेनियरिंग में डेथ हो गई। माउंटेन क्लाइंबिंग को माउंटेनियरिंग कहते हैं। अब कैलकुलेशंस देखे जाए तो एक साल में लगभग 3 डजन डेथ होती है माउंटेनियरिंग की वजह से। तो अगर कैलकुलेशंस को देखा जाए तो 1 in a million चांसेस, और इसी रिस्क को केंट इवान ने एक्सपीरियंस किया। रिस्क यानी आप समझ सकते हो बैड लक में कह रहा हूँ। तो इन स्टोरीज में से समझने की बात यह है कि बिल गेट्स जो थे उन्होंने लक को एक्सपीरियंस किया और केंट इवांस जो थे उन्होंने रिस्क को एक्सपीरियंस किया। देखो, हमारे इंडिविजुअल एफर्ट्स तो मैटर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो हमारे हाथ में नहीं होते, यानी कि लक और रिस्क, ये भी हमारे आउटकम्स पे इफेक्ट डालते हैं। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो, आप एक गेम में हो और आप एफर्ट तो कर रहे हो, अच्छे डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन आपके साथ 7 बिलियन पीपल और भी है। ऐसी बहुत सारी इन्फिनाइट चीज़ें हैं जो कि आपके साथ काम कर रही है, जैसे कि एटमॉस्फेयर हो गया, नेचर समझ लो, बहुत सारी चीज़ें समझ लो। एक नेचर एक एग्जांपल देके चलता हूँ, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है, और इसे ही हम कहते हैं लक एंड रिस्क। अब लक और रिस्क को किसी सुपरस्टिशन से कंपेयर मत करना। ये मत समझना कि ऐसी कोई चीज़ है जो कोई समझ में ही नहीं आएगी, कोई सुपरस्टिशन है, प्लीज़ ऐसा मत करना। लक और रिस्क एक फैक्टर है जिसे हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर कर भी सकते तो इतने बेहतर तरीके से नहीं कर सकते, ऐसे समझ के चलो। अब एक छोटा सा पॉइंट अच्छे से समझ के चलो। देखो, जब भी कोई फेल होता है हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि उसने गलत डिसीजंस लिए होंगे, उसने एफर्ट नहीं किया होगा, उसने मेहनत ही नहीं की होगी। लेकिन जब हम खुद फेल होते तब हम कहते हैं कि यार मैंने एफर्ट तो बहुत किया था लेकिन मेरा बैड लक था। आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार मैंने एफर्ट तो बहुत किया लेकिन मेरा बैड लक चल रहा था। लेकिन जब यही बात दूसरों के बारे में आती है, जब दूसरा कोई फेल होता है तो उसने एफर्ट नहीं किया होगा, उसने मेहनत नहीं की होगी, ऐसी बातें आप जरूर सुनते होंगे। तो हमारा माइंड दोनों साइड पे खेलता रहता है। अब यही से इस चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। तो इसके आगे का जो वीडियो है ये अच्छे से और ध्यान लगा के देखना। तो मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि जब भी लोग फेल होते हैं, क्या उन्होंने मेहनत नहीं की होगी, क्या उन्होंने एफर्ट नहीं किया होगी, क्या उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए होंगे? कोई बिजनेस है फेल हो जाता है, आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने दिमाग नहीं लगाया होगा? कितने सारे बड़े बिजनेसेस थे इससे पहले जो फेल हो गए, क्या उनके पास दिमाग नहीं था? वो बड़े बिजनेस थे, इसका मतलब उनके पास दिमाग था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। हो सकता है हमारा जो लक और रिस्क, ये चैप्टर का जो नाम है, ये जो 2 फैक्टर्स है, उन्होंने उनके आउटकम्स पे इफेक्ट किया होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देके चलता हूँ। मान लो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सारी स्ट्रैटेजी को अच्छे से देखा, आपने अच्छे से मार्केटिंग की, बहुत सारी चीज़ें की, बिल्कुल परफेक्ट दिमाग लगा के आपने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन होता क्या है, वो उस वक्त पे वॉर शुरू हो जाती है। अब वॉर की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है वो आपके बिजनेस पे आता है और आपका बिजनेस फेल हो जाता है। आपको पता है कि आपका बिजनेस वॉर की वजह से फेल हुआ, लेकिन लोगों को क्या लगता है, लोग क्या सोचेंगे कि आपका बिजनेस फेल हुआ क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, आपने एफर्ट नहीं किए, बल्कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से की थी। तो आप एक फेलियर स्टोरी बन गए। इसे दिल पे मत लेना, लेकिन मैं एग्जांपल देके चल रहा हूँ। आप एक फेलियर स्टोरी बन गए। जब भी हम किसी फेलियर की तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उससे हमें ये नहीं सीखना है, अरे ये फेलियर है, मुझे इससे नहीं सीखना है। चाहे उसने अच्छे डिसीजंस लिए हो, चाहे उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया हो राइट डायरेक्शन में, लेकिन कुछ ऐसा फैक्टर है जो उसके हाथ में नहीं था, उसकी वजह से उसका बिजनेस फेल हो गया। हम सबको ये सीखना है कि क्या काम करता है, कैसे वेट लूज किया जाए, कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, कैसे रिच बना जाए। और इसके लिए हम डिवाइड करते हैं लोगों को, सक्सेसफुल लोग और फेलियर लोग। जो सक्सेसफुल है उनसे सारी चीज़ें सीखो, उनकी चीज़ें कॉपी करो। जो फेलियर है उनसे कुछ भी मत सीखो, उनसे कुछ भी कॉपी मत करो, उनसे चीज़ें नहीं सीखनी। जो उन्होंने किया वो चीज़ें हमें नहीं करने, ऐसा ही हम करते हैं। बट आपको क्या पता जो फेल हुआ वो अपने एफर्ट्स की वजह से फेल हुआ, या फिर लक या रिस्क की वजह से फेल हुआ, या फिर सक्सेसफुल हुआ? क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो आपका जो भी आइडल है, जो भी जिस भी पर्सन को आप फॉलो करते हो, वो लक की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है? हो सकता है उसके डिसीजन बिल्कुल ही बेकार हो। इस चीज़ को पर्सनली मत लेना। इस चैप्टर में ये चीज़ समझाई गई है, इसलिए मैं इस तरह से समझा रहा हूँ आपको। सिंपल सा एग्जांपल इस चैप्टर में दिया गया है। मार्क ज़करबर्ग को जब ऑफर आया था याहू से $1 बिलियन का उसका बिजनेस खरीदने के लिए, तब उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, मेरे पास अपना दिमाग है, मुझे अपनी विजन के ऊपर काम करना है। उन्हें पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस तरह से वो काम कर रहे थे। और सिमिलरली याहू को भी माइक्रोसॉफ्ट से ऑफर आया था याहू को खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया था। लेकिन मार्क ज़करबर्ग सक्सेसफुल हो गए और याहू फेल हो गया। आप सबको पता है याहू को आजकल कोई यूज़ नहीं करता है, यानी कि याहू फेल हो गया। तो इसमें से अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या सीखेगा? क्या मार्क ज़करबर्ग को कॉपी करे या याहू को कॉपी करे? दोनों भी बड़ी कंपनीज थी उस वक्त की, दोनों के पास विजन था, दोनों के पास स्ट्रैटेजीज थी, दोनों मेहनत कर रहे थे।
लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप किससे सीखोगे? मार्क ज़करबर्ग से या याहू से? दोनों के डिसीजन तो सेम है लेकिन आउटकम अलग अलग है। अब यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो डिस्कस करते हैं द प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम क्या है? जो भी सक्सेसफुल हुआ है या फिर फेल हुआ है, हमें नहीं पता उसके एफर्ट क्या थे, उसके डिसीजंस क्या थे, क्या उसके स्किल्स सही थे, क्या लक का कोई रोल था या फिर कोई रिस्क का रोल था। ये जानने का कोई तरीका नहीं है किस तरह से मेजर कर सकते हैं हम, और यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने कहा, हो सकता है किसी ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए, सही डायरेक्शन में सही तरीके से काम किया, लेकिन वॉर की वजह से जैसे बिजनेस फेल हो गया, उसी तरह किसी को फेलियर आ गया। और हो सकता है कोई सक्सेसफुल हो गया लेकिन उसने तुक्का मारा होगा। तो आपको क्या पता कि वो लक की वजह से सक्सेसफुल हुआ या फिर उसके एफर्ट की वजह से। आप तो जा रहे हो उसके एफर्ट कॉपी करने, आप तो उसके डिसीजंस को कॉपी करने जा रहे हो, लेकिन आपको पता है क्या उसमें लक का कोई रोल था या नहीं? तो है ना ये प्रॉब्लमेटिक चीज़। तो इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं। और अब जो ये बुक है ये बेस से पैसों के बारे में, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, इसके बारे में, तो पैसों से रिलेटेड बात करते हैं। देखो, पैसों के रिलेटेड डिसीजंस में लक और रिस्क का बहुत बड़ा रोल होता है या फिर नहीं भी होता है। आपको क्या पता, किसी ने अगर इन्वेस्ट किया हो और लक की वजह से वो सक्सेसफुल हुआ है, आप जा रहे हो उसके इन्वेस्टमेंट को कॉपी करने, लेकिन आपको नहीं पता क्या उसमें लक का कोई रोल था। या फिर किसी ने इन्वेस्ट किया हो सही डायरेक्शन से, सही स्ट्रैटेजीज को यूज करके, लेकिन रिस्क की वजह से वो फेल हो गया हो। रिस्क एन एक्सटर्नल फैक्टर, बैड लक, इसकी वजह से फेल हुआ हो। आपको तो ये सारी चीजें नहीं पता ना। तो इस चैप्टर में 2 सॉल्यूशंस दी गए जिसे आपको फॉलो करना है ताकि आपको पैसों के बारे में अच्छे से डिसीजन लेना आ सके, आप बेटर डिसीजंस ले सके आपके पैसों के मामले में। तो इसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखो, सबसे पहली जो चीज इस ऑथर ने कही है वो है, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड एडमायर, बी केयरफुल हु यू लुक डाउन अपॉन एंड विश टू अवॉइड बिकमिंग। इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने बेटे को एक लेटर लिखा था, तो उसे मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सम पीपल आर born into families that encourage education, others are against it. Some are born into flourishing economics, encouraging of entrepreneurship. Others are born into war and destitution. I want you to be successful and I want you to earn it. But realize that not all success is due to hard work and not all poverty is due to laziness. Keep this in mind when judging people, including yourself. तो इस चीज़ को अगर सिंपल में समझाना हो, अब तक जो मैंने कहा वही सारी चीज़ें सिंपल। जब भी कोई सक्सेसफुल होता है वो नॉट बिकॉज उसकी हार्डवर्क की वजह से, और जो भी फेल होता है नॉट बिकॉज उसने एफर्ट ना किए हुआ, जो एक्सटर्नल फैक्टर से उसका भी इफेक्ट उस पर होता है। तो जब भी किसी को जज करना हो, जब भी किसी से सीखना हो, तो ये मत सोचना कि वो सक्सेसफुल है बिकॉज उसने अपना 100% दिया, 100% उसके एफर्ट, क्योंकि कुछ 10%, 20% अदर फैक्टर्स के भी रखा करो। और जो सेकंड चीज है उसे हम देखते हैं। Therefore, focus less on specific individual and case studies and more on broad patterns. तो इसमें से ये सीखना है कि जब आप किसी से सीखने जाते हो या फिर किसी को फॉलो करने जाते हो, किसी को देखने जाते हो कि यार उसने जो किया वो मुझे करना है, तो सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस मत करो। हो सकता है वो फेल हुआ हो रिस्क की वजह से, हो सकता है वो सक्सेसफुल हुआ हो लक की वजह से। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान दो, ब्रॉडर पैटर्न यानी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर ध्यान दो। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, किसी एक पर्सन के ऊपर भरोसा मत रखो कि उसने जो किया वही मुझे करना है। हो सकता है उस वक्त उसके इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अलग थे, उस देश के इकोनॉमिक कंडीशन अलग थे, मार्केट जो सिचुएशन थी वो अलग थी, इस वजह से उसने जो भी जिस भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया वो लग गया और सक्सेसफुल बन गया। तो सिंपल शॉर्ट में समझाओ, एक इंडिविजुअल पर्सन पे फोकस मत करो, अगर करना है तो बाकी के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसे भी देखो। तो पैसों के मामले में जब भी डिसीजन लेना है तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो। तो अब मेरे स्टार्टिंग में एक सेंटेंस क्या था, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। तो आपको समझ आ गया होगा, जो भी जितना अच्छा दिखता है उतना होता नहीं है, और जितना बुरा लगता है उतना होता नहीं है। यानी कि किसी की सक्सेस और किसी का फेलियर जैसे हम देखते हैं वैसा होता नहीं है। तो अगर मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता, लेकिन ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लक और रिस्क, इसे सुपरस्टिशन से कंपेयर मत करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इस छोटे से हार्डवर्क के लिए एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और ऐसे लोगों के साथ जो पैसों के मामले में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि अगले चैप्टर्स की समरी और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल सके। अगर आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर पॉसिबल हो तो मैं उन्हें ट्राई ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।